नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जो हमेशा से ही पूरे भारत की सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। इसकी विशाल उपलब्धियों से लेकर इसके जंगल राज तक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार एक ऐसी धरती जिसकी मिट्टी में इतिहास की गूंज है और सियासत की आग। 2500 साल पहले ये मगध की राजधानी थी, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने विश्व विजय का सपना देखा था। द हिंदू 23 जून 2024 कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक ज्ञान की गंगा बहाते थे। लेकिन वही बिहार आज बेरोजगारी और गरीबी की आग में लगातार जल रहा है। इंडिया टुडे 19 जून 2024 के मुताबिक बिहार का प्रति व्यक्ति आय 54,000 से भी कम है। अगर देखा जाए तो देश में सबसे कम है। क्या आप जानते हैं कि 1193 ईस्वी में नालंदा की 9 मिलियन किताबें जलकर राख हो गई थी। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखता है कि नालंदा का जलना सिर्फ एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं, बल्कि मानवता के ज्ञान का विनाश था। लेकिन सवाल यह है कि किसने जलाया और क्यों जलाया। अगर नालंदा आज होती तो क्या बिहार की तस्वीर कुछ और ही होती। आज हम बिहार की हर परत खोलेंगे। 2000 साल पहले का सुनहरा मगध, नालंदा की महानता, बिहार की उपलब्धियां, जंगल राज का काला अध्याय, सियासत का खेल और बेरोजगारी की मार। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। आज से लगभग 2000 साल पहले बिहार मगध के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को दर्शन, शासन और शांति का रास्ता दिखाया। ब्रिटानिका 7 नवंबर 2024 के अनुसार मगध 6वीं शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है, वो विश्व का सबसे समृद्ध शहर था। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को विश्व शक्ति बनाया। उनके गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी गवर्नेंस का आधार है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व तक पहुंचाया। विकिपीडिया 1 जनवरी 2025 कहता है कि अशोक ने शिलालेख बिहार के बराबर गुफाओं में आज भी मौजूद है। बौद्ध और जैन धर्म की अगर बात करें तो बिहार बौद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल था। बोध गया में बुद्ध को 528 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ और राजगीर में महावीर का जन्म हुआ। द हिंदू 23 जून 2024 के मुताबिक बिहार में 2000 साल पहले 100 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे। नालंदा और तक्षशिला की बात करें तो 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना की। BBC 24 फरवरी 2023 कहता है कि नालंदा में 9 मिलियन किताबें थीं और 10,000 छात्र चीन, कोरिया, तिब्बत और पर्शिया से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। यहाँ बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा की उपलब्धियों की अगर बात करें तो आर्यभट्ट को याद करना होगा। आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा की विद्वान आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, जो आधुनिक गणित और कंप्यूटर का आधार माना जाता है। रिसर्च के 13 जुलाई 2024 के अनुसार उन्होंने आर्य सिद्धांत में पृथ्वी की परिक्रमा और सूर्य की चमक को चांद के परावर्तन से जोड़ा था। नालंदा के आचार्य धर्मपाल ने बौद्ध दर्शन को तिब्बत तक पहुंचाया। तिब्बतन मॉन्क थोन्मी संभोटा ने नालंदा में संस्कृति और व्याकरण सीखकर तिब्बती लिपि बनाई थी। ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। अगर आपको पहले से पता था तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। लाइब्रेरी की अगर बात करें तो नालंदा की धार्मगंज लाइब्रेरी में 3 भवन हुआ करते थे: रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इंडिया टुडे 19 जून 2024 कहता है कि ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसमें 9 मिलियन पांडुलिपियां थीं। 2000 साल पहले के समाज की अगर बात करें तो बिहार का समाज समृद्ध और समावेशी था। व्यापार मार्ग ने मगध को मध्य एशिया और रोम से जोड़ा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार पाटलिपुत्र में बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी और जल निकासी की प्रणाली भी वहां पर मौजूद थी। शिक्षा लोकतांत्रिक थी। नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों की राय से फैसले लिए जाते थे। वेदांतु 2024 के मुताबिक मेरिट के आधार पर ही छात्रों का दाखिला होता था। आज भी बिहार से कुछ लोगों का कहना है कि मगध की मिट्टी में ज्ञान की खुशबू थी। नालंदा सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, मानवता का मंदिर था। लेकिन ये सुनहरा युग कैसे खत्म हो गया? 1193 ईस्वी में नालंदा की लाइब्रेरी धू धू करके जल रही थी। आग इतनी भयंकर थी कि 3 महीने तक लगातार नालंदा यूनिवर्सिटी सुलगती रही। इंडिया टुडे
19 जून 2024 कहता है कि 9 मिलियन किताबें जलकर राख हो गई थीं और सैकड़ों भिक्षु मारे गए थे। लेकिन सवाल ये कि किसने जलाया? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और क्यों जलाया? अधिकांश इतिहासकार और स्रोत टाइम्स ऑफ इंडिया 20 सितंबर 2014, माई इंडिया माई ग्लोरी 11 सितंबर 2017 ये दावा करते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा का नष्ट किया। मिनाज आई सिराज की तबकात नासरी में लिखा कि खिलजी ने बिहार में बौद्ध मठों पर हमला किया, जिसमें एक बिहार नामक शहर का मठ शामिल था। कई इतिहासकार इसे नालंदा मानते हैं। क्यों जलाया? इसमें दो कहानियां प्रचलित हैं। नंबर 1, खिलजी बीमार था और नालंदा के भिक्षु राहुल श्रीभद्र ने उसे बिना दवा के ठीक कर दिया था, जबकि उसके हकीम असफल रहे। इससे अपमानित होकर खिलजी ने नालंदा जलाने का आदेश जारी कर दिया। नंबर 2, खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी में कुरान की तलाश करी और कुरान न मिलने पर उसने गुस्से में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। वैकल्पिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर DN झा जो अगेंस्ट द गेन 2020 और अन्य इतिहासकार द वायर 25 जून 2024 तर्क देते हैं कि नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ और खिलजी एकमात्र कारण नहीं था। तिब्बती विद्वान तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया 17वीं शताब्दी में लिखते हैं कि नालंदा में बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच में झड़प हुई। एक ब्राह्मण ने सूर्य साधना करके आग लगाई, जिससे लाइब्रेरी नष्ट हो गई। इसका एक कारण घटता संरक्षण भी था। पाला और सेना वंश ने नालंदा को कम फंडिंग करी। नई यूनिवर्सिटी उदंतपुरी विक्रमशिला को प्राथमिकता मिली। नालंदा को 5वीं शताब्दी में हूणों और 7वीं शताब्दी में गौड़ों ने भी मिलकर नष्ट किया था। द हिंदू 23 जून 2024 के मुताबिक 1234 ईस्वी में तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी ने नालंदा में कुछ भिक्षुओं को देखा। यानी खिलजी के बाद भी नालंदा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। पुरातात्विक साक्ष्य ASI 1963 को देखें तो नालंदा में आग की मोटी परतें दिखती हैं, जो एक बड़े विनाश की पुष्टि करती हैं। लेकिन कोई प्राथमिक स्रोत स्पष्ट रूप से ये नहीं कहता कि खिलजी ने नालंदा को ही जलाया था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। संभावना है कि खिलजी ने उदंतपुरी बिहार शरीफ को नष्ट किया और नालंदा उसी दौरान काफी प्रभावित हुई थी। नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ था, आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और कम संरक्षण के कारण। नालंदा ने शून्य, आयुर्वेद और बौद्ध दर्शन को पूरे विश्व तक पहुंचाया। BBC 24 फरवरी 2023 कहता है, बिना शून्य के कंप्यूटर कभी नहीं होते। अगर नालंदा बची होती तो बिहार शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र होता। बौद्ध धर्म भारत में जीवित रहता और सांस्कृतिक विविधता बढ़ती। बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। एक काल्पनिक विद्वान रमेश कहते हैं कि नालंदा का जलना सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरी मानवता का नुकसान था। बिहार सिर्फ गरीबी या जंगल राज का नाम नहीं, इसकी मिट्टी ने दुनिया को कई रत्न दिए, ऐतिहासिक योगदान दिए, जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य। बिहार ने भारत को पहला एकीकृत साम्राज्य मौर्य और गोल्डन एज गुप्त दिया। ASI के अनुसार गुप्त काल में बिहार में मंदिर, मूर्तियां और विश्वविद्यालय बने। बोधगया, राजगीर और वैशाली यूनेस्को साइट्स है। द टाइम्स ट्रैवल 1 मई 2014 कहता है कि बौद्ध बिहार पर्यटन का वैश्विक केंद्र है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो मिथिला पेंटिंग, मधुबनी आर्ट विश्व प्रसिद्ध है। जागरण 15 मार्च 2023 के मुताबिक ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। आधुनिक योगदान की अगर बात करें तो शिक्षा, IIT पटना और एम्स पटना भारत के टॉप संस्थान हैं। NDTV 30 मई 2024 कहता है, IIT पटना के स्टार्टअप्स ने 5000 नौकरियां दी। खेल जगत की बात करें तो बिहार ने क्रिकेटर ईशान किशन और शूटर श्रेयस सिंह दिए। प्रशासन की अगर बात करें तो बिहार ने IAS IPS अधिकारियों जैसे अशोक खेमका ने देश में खूब नाम कमाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हो रहा है। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर शुरू हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी 25 मई 2025 के अनुसार ये अब 17 देशों के साथ मिलकर रिसर्च कर रही है। PM मोदी ने 19 जून 2024 को नए कैंपस का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखता है कि बिहार ने दुनिया को बुद्ध, चाणक्य और नालंदा दी। ये हमारी गर्व की बात है। 1990 से 2005 के बिहार की अगर बात करें तो बिहार की सियासत में एक ऐसा दौर भी आया जिसे जंगल राज कहा गया। द हिंदू 9 जून 2025 के मुताबिक इस दौर में अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार चरम पे था। लालू और राबड़ी का शासन था। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के CM बने।
ब्रिटानिका 24 जून 2025 कहता है कि लालू ने मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी और एससी को सियासत में जगह दी। लेकिन 1996 में 950 करोड़ का चारा घोटाला सामने आया। जागरण जोश 7 मार्च 2023 के अनुसार लालू को 14 साल की सजा हुई। 1997 में लालू ने पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। इंडिया टुडे 15 जुलाई 2025 कहता है कि राबड़ी के शासन में पर्दे के पीछे लालू का ही राज था। एनडीटीवी 30 मई 2024 के अनुसार 1990 से 2005 में बिहार में अपहरण उद्योग बन गया। रंगदारी और हत्या आम थी। शिल्पी गौतम मर्डर केस और रागिनी के दोस्त अभिषेक मिश्रा की मौत ने खूब सुर्खियां बटोरी। आर्थिक पतन की अगर बात करें, लाइव मिंट 2 अप्रैल 2025 कहता है कि 1990 से 2005 में बिहार की जीडीपी ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा कम थी। बिजली, सड़क और शिक्षा का बुरा हाल था। जंगल राज का दूसरा पक्ष लालू के समर्थक तर्क देते हैं कि उन्होंने गरीबों को आवाज दी। आरजेडी वेबसाइट 25 मई 2025 कहती है कि लालू ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। एक काल्पनिक समर्थन रमेश कहता है कि लालू जी ने हमें सियासत में जगह दी, लेकिन सवर्ण मीडिया ने उन्हें बदनाम किया। निष्कर्ष ये है कि जंगल राज ने बिहार की छवि को दागदार किया, लेकिन क्या ये सिर्फ लालू की गलती थी या सिस्टम की नाकामी? सवाल बाकी है। बिहार की सियासत सत्ता, जाति और वोट बैंक का खेल है। द इंडियन एक्सप्रेस 9 फरवरी 2025 कहता है बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण पर टिकी है। लालू युग 1990 से 2005 तक लालू ने ओबीसी, एससी और मुस्लिम समीकरण को एकजुट किया। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी, जिससे उनकी छवि बनी। एनडीटीवी 30 मई 2024 के मुताबिक लालू ने बीजेपी में बगावत करवाकर सरकार बनाई। नीतीश युग की अगर बात करें तो 2005 में नीतीश कुमार सीएम बने। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 मार्च 2024 कहता है कि नीतीश ने सड़क, बिजली और शिक्षा में सुधार किया, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पे हमेशा सवाल उठाए गए। लोगों का कहना है कि नीतीश ने बिहार को जंगल राज से निकाला, लेकिन बार बार पार्टी बदलने को लेकर अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, 2020 में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। जनसत्ता 18 मार्च 2025 के अनुसार तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लालू को फंसाने का इल्जाम लगाया। बिहार की सियासत में जाति और वोट बैंक अब भी हावी है। सवाल यह है, क्या बिहार की सियासत कभी जाति और भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगी? बिहार आज बेरोजगारी और गरीबी से लगातार जूझ रहा है। इंडिया टुडे 19 जून 2024 कहता है कि बिहार की 46% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। कारण क्या है? औद्योगिक पिछड़ापन। लाइव मिंट 2 अप्रैल 2025 के अनुसार बिहार में उद्योगों की कमी है। 1960 से 1970 में फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार के खनिज आधारित उद्योगों को लगातार नुकसान पहुंचाया। सन 2000 में झारखंड अलग होने से बिहार के खनिज संसाधन चले गए। नंबर 2, शिक्षा का अभाव। एनडीटीवी 30 मई 2024 कहता है कि बिहार में 50% बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। नंबर 3, बेरोजगारी। सीएमआई 2023 के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 13.5% है, जो राष्ट्रीय औसत 7% से दुगनी है। बिहार के युवा दिल्ली, मुंबई और खाड़ी देशों में लगातार पलायन कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 कहता है कि बिहार से 2 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। नंबर 4, जंगल राज का असर। 1990-2005 में निवेश रुका, जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया। द हिंदू 9 जून 2025 के मुताबिक अपराध ने उद्यमियों को भगा दिया। नंबर 5, कृषि पर निर्भरता। 70% बिहारी किसान हैं, लेकिन छोटी फसल और बाढ़ ने खेती को लगातार नुकसान पहुंचाया। जागरण 15 मार्च 2023 कहता है कि बिहार में 80% किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। नीतीश सरकार ने आईटी पार्क और स्टार्टअप नीति शुरू करी। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 मार्च 2024 के अनुसार 2023 में 500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी और आईआईटी पटना शिक्षा का नया केंद्र बन रहे हैं। सवाल यह है, क्या बिहार अपनी मिट्टी की ताकत से फिर उठेगा? बिहार के एक युवा कहते हैं कि हमारे पास बुद्ध और चाणक्य का डीएनए है, हमें सिर्फ मौके चाहिए। बिहार एक ऐसी धरती जिसने दुनिया को नालंदा, बुद्ध और चाणक्य दिए। 2000 साल पहले ये ज्ञान का केंद्र था, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था। नालंदा का जलना सिर्फ एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं, बल्कि बिहार की आत्मा पर चोट थी। जंगल राज और सियासत ने बिहार को पीछे धकेला, लेकिन इस मिट्टी में अब भी वो आग है जो मगध को फिर से जगा सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए
और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।